हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हमें पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो थर्ड यूनिट सम यूनिवर्सल लॉज है, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी रेंज E2 E प्लस DE। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन मोमेंटम रेंज P2 P प्लस DP। तो P प्लस DP मोमेंटम रेंज के लिए हम लोग नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखें, इससे पहले वाला लेक्चर ये है, तो उसे आप जरूर देखें। सम यूनिवर्सल लॉज के सभी लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप इसे देखें तो इसे समझने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो आसान टॉपिक ही है, लेकिन इससे पहले का टॉपिक अगर आप बढ़िया से भली भांति समझे रहे होंगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आज हमें पढ़ना है नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी रेंज E2 E प्लस DE। इसके लिए मान लिया गया कि कंसीडर रीजन ऑफ फेज स्पेस हैविंग मोमेंटम बिटवीन P एंड P प्लस DP, जिसका मोमेंटम है P एंड P प्लस DP, और एनर्जी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, एनर्जी लाई कर रही है E एंड E प्लस DE। तो एक सिंगल पार्टिकल मान लिया गया, किसी भी वॉल्यूम में एक सिंगल पार्टिकल है, तो सिंगल पार्टिकल के लिए उसके लिए होंगे 3 तो पोजीशन स्पेस और 3 होंगे उसके लिए मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस के लिए या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, तो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई जेड, और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो गए px, py, pz। इतनी बात के बाद बात करते हैं कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए। मान लिया गया फॉर अ सिंगल पार्टिकल इन वॉल्यूम v, तो कोई वॉल्यूम v दिया गया, उसमें कोई सिंगल पार्टिकल हो गया, उसके लिए 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब उसके बाद अगर बात करें कि कोई भी फेज स्पेस इस प्रकार से बना हुआ है, पूरा का पूरा ये हो गया फेज स्पेस। तो इस फेज स्पेस के अंदर छोटे छोटे सेल्स का हमें करना है डिवीजन। तो छोटे छोटे सेल्स इसमें बना लिए गए इस प्रकार से। अब इसके बाद ये जो सेल्स बने, छोटे छोटे सेल्स जो बने हैं, इन्हें कहा जाएगा फेज स्पेस सेल। तो अगर इसके लिए पूरी बात लिखें तो 2-4 लाइन लिख भी सकते हैं कि फॉर अ सिंगल पार्टिकल इन वॉल्यूम V देयर आर क्या क्या है, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स रहेंगे और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये है px, py, pz। 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो गए और 3 हो गए इसके लिए पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। अब बात करते हैं अगर फेज स्पेस की, तो मान लिया गया कोई v वॉल्यूम का ये फेज स्पेस हो गया, V वॉल्यूम का ये फेज स्पेस हो गया। इसके अंदर हमें बनाने छोटे छोटे सेल्स, जिन्हें कहेंगे फेज सेल्स या फेज स्पेस सेल्स। इस प्रकार से फेज स्पेस सेल्स बना लिए गए। जी, तो ये जो पूरा वॉल्यूम था ये कहा जाएगा फेज स्पेस, ये पूरे भाग को कहा जाएगा फेज स्पेस। और ये छोटा हुआ एक जो इसका पार्ट है, एक जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, इसे कहा जाएगा फेज स्पेस सेल। इसे कहा जाएगा फेज स्पेस सेल।
या कहेंगे फेज सेल, ये बन गया। अब कितने नंबर ऑफ फेज सेल्स इससे बने हैं, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो टोटल जो फेज सेल का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में इस वन फेज स्पेस सेल का जो वॉल्यूम है उससे भाग दिया जाए, उससे डिवाइड कर दिया जाए, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ फेज सेल्स। अब उसके बाद नंबर हमें फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए इस छोटे से स्मॉल फेज स्पेस सेल का, और फिर चाहिए हमें वॉल्यूम पूरा इस फेज स्पेस का। तो फेज स्पेस के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस के लिए होता है 6 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz इंटू dpx dpy टू dpz। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्हें अलग अलग लिखें तो अलग अलग लिखने के लिए क्या लिखा जा सकता है, अलग अलग लिखने के लिए लिखा जा सकता है 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz इंटू 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dpx dpy dpz। ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब इसे कहा गया है वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, इसे कहा गया वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, और ये वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। तो वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस की बात करें तो इसे कहा गया v, और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा dpx dpy dpz। तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल। तो दूसरी चीज लिखें अगर तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल, या कहें वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट सेल, या वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल, या कहें वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट। इसकी वैल्यू की बात करें अगर, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हुए इसकी वैल्यू भी इसी सम यूनिवर्सल लॉज के यूनिट में ही फाइंड कर चुके हैं। इसीलिए कहें कि पिछला प्रीवियस अगर लेक्चर्स आप सभी देख लेते हैं तो ये हेडिंग आपके लिए हो जाएगी एकदम आसान। तो वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट h क्यूब हो गया, इसके लिए वॉल्यूम h क्यूब है जो कि फाइंड कर चुके हैं। कैसे होता है उसके लिए आप इसी यूनिट का थर्ड यूनिट का सम यूनिवर्सल लॉज का ही वीडियोस देखें तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट, इसका जो वॉल्यूम है वो होता है h क्यूब, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू से इसकी वैल्यू 0 नहीं रखी जा सकती। क्लासिकल मैकेनिक्स में उसे टेंड्स टू 0 किया जा सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं किया जा सकता, और वो पर्टिकुलर वैल्यू है h। तो ये एक बार x के लिए मतलब dx इंटू डी पी एक्स की वैल्यू h, फिर dy इंटू डी पी वाई की वैल्यू h, फिर dz इंटू डी पी जेड की वैल्यू h। इस प्रकार से ये वैल्यू हो गया था h क्यूब। तो h क्यूब हमें मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हमें मिल गया, क्योंकि एक जो इसका स्पेस है डी टाउ की वैल्यू dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड की वैल्यू थी, उसका 6 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलता था टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो ये 6 टाइम इंटीग्रेशन किया गया। तीनों को, ये दोनों को अलग अलग करें तो 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz, और इसके लिए 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dpx dpy और dpz। तो इतनी वैल्यू तो हम लोगों के पास हो जाएगी। इसे कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, और इसे कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, और इसे कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। तो वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस की हमारे पास जो वैल्यू होती है, इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू होती है v, और इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 4πp² dp, 4πp² dp, जिसे पिछले लेक्चर में हम लोग फाइंड कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब बाकी आपको यहाँ भी सॉल्व करके इसकी वैल्यू दिखा देंगे। और अब हमें फाइंड करना है अगर नंबर ऑफ फेज सेल्स, कितने इसमें कितना ये फेज सेल बना, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट, या कहें वॉल्यूम ऑफ फेज सेल। तो वॉल्यूम ऑफ फेज सेल ये हो गया, लिख भी दे, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फेज सेल।
तो ये हो गया फेज सेल का वॉल्यूम h क्यूब और टोटल फेज स्पेस का वॉल्यूम हो गया हमारे पास ये। अगर इस वैल्यू को h क्यूब से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा नंबर ऑफ फेज सेल्स। तो वही काम करते हैं, नंबर ऑफ फेज सेल्स फाइंड करते हैं और फिर फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू कि वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस होगा कितना। तो वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस भी फाइंड कर चुके हैं वैसे, और यहाँ भी दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स बनाएंगे जिसमें एक का रेडियस रहेगा p और दूसरे का रेडियस रहेगा p प्लस dp। तो दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बनाने के बाद दोनों के बीच जो मोमेंटम रेंज का वेरिएशन है, दोनों के बीच जो इंटरवल गैप है, उन दोनों के लिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे और यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे, ये हो जाएगा सॉल्व। तो करते हैं, सबसे पहले तो आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फेज सेल्स। तो नंबर ऑफ फेज सेल्स अगर कैलकुलेट करना है तो ये हो गया एक फेज सेल का वॉल्यूम हमारे पास है h क्यूब एक फेज सेल का वॉल्यूम। अब पूरे फेज स्पेस की बात करें तो पूरा फेज स्पेस का वॉल्यूम लिख दिया गया है। क्या है? पूरा फेज स्पेस का वॉल्यूम था 6 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz इंटू dpx इंटू dpy इंटू dpz और 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू dy इंटू dz की वैल्यू हो गई v और 3 टाइम इंटीग्रेशन बचा dpx इंटू dpy इंटू dpz। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सेल। अब वॉल्यूम ऑफ वन सेल की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं h क्यूब। तो ये हो गया h क्यूब, जहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dpx इंटू dpy इंटू dpz है क्या? ये है वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। ये है वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस और इसका जो मोमेंटम रेंज है वो मोमेंटम रेंज है इसके लिए px से लेके x एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखा जाए तो px से लेके px प्लस dpx, y के लिए y एक्सिस के अलॉन्ग py से लेके है py प्लस dpy और z एक्सिस के लिए है pz से लेके pz प्लस dpz। ये हो गया मोमेंटम रेंज। अब अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई p स्क्वायर dp, 4 पाई p स्क्वायर dp। और इसे कैलकुलेट करना कैसे करना है? इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चाहिए होंगे दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। ये हो गए दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बना लिए गए। अब यहाँ से देखा जाए तो जो फर्स्ट स्फेयर ये बना हुआ है इसके लिए रेडियस हो गया मोमेंटम के लिए p। तो मोमेंटम ही है, मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक और ये काम करेगा इसके लिए रेडियस का, ये हो गया p। और दूसरे के लिए रेडियस हो जाएगा ये p प्लस dp, ये वैल्यू है p प्लस dp। तो यहाँ तक p है तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो है dp। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम है, जो सैडेड पार्ट से अगर इसे दिखाना चाहें तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इस वाले जो एरिया है, जो रीजन है, इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो यही होगा वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। तो इसका वॉल्यूम होगा कितना? इसका वॉल्यूम ये होगा कि इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया जाए इनटू इसका कर लिया जाए थिकनेस, या फिर टोटल वॉल्यूम ये फाइंड कर लें, टोटल वॉल्यूम ऑफ रेडियस p प्लस dp माइनस वॉल्यूम ऑफ रेडियस p। तो ये फाइंड करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इससे पहले फाइंड की भी जा चुकी है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर्स या वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस p प्लस dp। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर होगा कितना? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। पाई r क्यूब, r मतलब रेडियस, रेडियस की वैल्यू p प्लस dp। ये पिछले लेक्चर में कर भी लिए लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये हो गया आउटर स्फेयर का, ये आउटर स्फेयर का वॉल्यूम। इसमें से घटा दें इनर स्फेयर का वॉल्यूम तो हमें इस रीजन का वॉल्यूम मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फेयर, तो वॉल्यूम उसका कितना होगा? ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू यहाँ p, ये हो गया p क्यूब। यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, ये लिख लिया गया 4/3 पाई। और इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब।
तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब डी पी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3p डी पी। तो 3ab इंटू ए प्लस बी, तो a मतलब p और b मतलब डी पी। तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और उसके बाद इतनी वैल्यू तो ये इसकी हो गई माइनस यहाँ से 4/3 पाई कॉमन हो गया, यहाँ से बचा पी क्यूब। पी क्यूब से ये पी क्यूब कैंसिल हुआ। डी पी क्यूब की जो वैल्यू है, डी पी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, और किसी भी स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर करें या क्यूब करें तो उसकी वैल्यू और भी स्मॉल हो जाएगी। तो इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू इसकी स्मॉल है। और अगर इसे एक लाइन और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, इसे अभी रहने दिया जाए। ये हो गया डी पी क्यूब प्लस, मल्टीप्लाई कर दें इसका ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो पी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया पी स्क्वायर 3p² डी पी प्लस इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें डी पी में भी होगा, ये हो गया 3p डी पी स्क्वायर। तो अब फिर वही बात कि dp की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो dp का अगर स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू और भी स्मॉल हो जाएगी, जिसे किया जा सकता है निगलेक्ट। तो dp स्क्वायर की वैल्यू भी नेग्लिजिबल है और dp क्यूब की भी वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो बचा हमारे पास 3p² dp। अगर ये वैल्यू यहाँ रखें तो ये हो गया 4/3 पाई इंटू 3p² dp। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4πp² dp। तो जो हमें वैल्यू मिला किसके लिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड, मतलब वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। तो वॉल्यूम ऑफ जो मोमेंटम स्पेस हमें मिला उसकी वैल्यू मिल गई 4πp² dp, जो अभी बता रहे थे आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, 4πp² dp। तो 4πp² dp मिल गई ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को अगर फर्दर आगे बढ़ाएं तो ये वैल्यू हो जाएगी v इंटू 4πp² dp, 4πp² dp बाई h क्यूब। ये वैल्यू हमें मिल गई नंबर ऑफ फेज सेल की। तो नंबर ऑफ फेज सेल की वैल्यू हमें मिल गई, जहाँ पे ये v इंटू 4πp² dp, जहाँ पे v है वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस, 4π कांस्टेंट है, p है मोमेंटम। अब कोई पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो अगर उसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, तो वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी अगर मोशन में है तो वेलोसिटी है तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वजह से किसी भी पार्टिकल में होगी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी की वजह से होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी की अगर बात करें, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात करें, तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को मान लिया गया, रिप्रेजेंट कर लिया गया कैपिटल ई से, तो ई इज इक्वल टू हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है 12mv², 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ई इज इक्वल टू हो गया केवल और केवल 12mv²। तो ई इज इक्वल टू हो गया 1/2 mv²। अगर एक चीज़ देखें तो हमें पता है मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर इसे मोमेंटम के पूरे टर्म में बदलना हो तो एक m का यहाँ पे कमी है, तो m का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/2, m का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया m² v², m का नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया m। वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। m² v² को लिखा जा सकता है इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m, या फिर इसे कर सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 mv, मतलब मोमेंटम, p इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा p² अपॉन 2m। तो 1 इंटू p² अपॉन 2m। तो p² की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, p² इज इक्वल टू लिखा जा सकता है p² इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू m इंटू ई।
तो पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो गई, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, एनर्जी के टर्म में हमें मिल जाएगा। तो ये v इंटू 4 पाई, पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी हमें, पी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 2me। अब एक बचता है वैल्यू dp, तो dp की वैल्यू के लिए इसका p की वैल्यू फाइंड कर लें। p इज इक्वल टू हो जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। तो इस वैल्यू को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू e, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी dp की वैल्यू प्लेस करें यहाँ, पी स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करें यहाँ, ये हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगा नंबर ऑफ फेज सेल, कहाँ से कहाँ तक के लिए, एनर्जी E2E प्लस DE के लिए। नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल का फॉर्मूला हमारे पास हो गया। इसके लिए हमें चाहिए पी स्क्वायर की वैल्यू जो कि मिल चुकी है, dp की वैल्यू चाहिए, dp की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का कर दें डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसे अगर लिखें तो e को अलग लिखा जा सकता है, लिखें तो लिख सकते हैं अंडर रूट 2m इंटू अंडर रूट ई लिखें, या e टू दी पावर लिखा जा सकता है 1/2, अंडर रूट ई भी लिखा जा सकता है, e टू दी पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। इसे अब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू ई के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए, अवकलन किया जाए, तो ये हो जाएगा dp इज इक्वल टू, ये तो हो गया कांस्टेंट, ये हो गया अंडर रूट 2m इंटू, अब e टू दी पावर 1/2 और 1/2 है तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 इंटू ई टू दी पावर 1/2 माइनस 1, ये हो गया माइनस 1/2 इंटू ई का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा डी। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है इज इक्वल टू अंडर रूट 2m अंडर रूट 2m इंटू 1/2 इंटू ई टू दी पावर 1/2 है, और ई टू दी पावर 1/2 को लिखा जा सकता है 1/e टू दी पावर 1/2 इंटू डी। अगर इसे रीअरेंज करके लिखना हो तो अंडर रूट में अगर लिखना हो तो अंडर रूट में ये हो गया 2m, ये हो गया 2m अपॉन में 2 है, अंडर रूट से बाहर है, अगर इसे अंडर रूट में लिखना हो तो इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू, आगे अगर बात करें तो e टू दी पावर 1/2 मतलब ये अंडर रूट में ही है, ये इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट के अंदर, तो लिखा जा सकता है 1/e इंटू ये बच गया बाहर डी इज इक्वल टू। अब अगर इसे देखें तो इसे 2 से 2 ये तो एक कैंसिल हो गया, ये बचा, इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट, ऊपर बचा m इंटू 1 मतलब m/2e इंटू डी। ये तो हो गई dp की वैल्यू। तो पी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करके पी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 2me, पी इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2me, पी की वैल्यू इतना हो गया, इसे डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू फाइंड किए। ये जब सब वैल्यूज मिल गई तो हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ फेज सेल्स। नंबर ऑफ फेज सेल्स के लिए एक्सप्रेशन हम फाइंड कर चुके थे, v इंटू 4 पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2me, ये वैल्यू प्लेस कर दें, ये हो गया 2me इंटू dp की वैल्यू हमारे पास फिर मिल गई है, dp की वैल्यू कितना मिली है, ये है अंडर रूट m/2e इंटू डी अपॉन में है h³ इज इक्वल टू। अब इसे अगर फिर सॉल्व करें तो ये ब्रैकेट ओपन करना होगा, ब्रैकेट ओपन करें, ये हो गया v इंटू 4 इंटू यहाँ से हो गया 2me इंटू m की बात करें, m अंडर रूट में तो m टू दी पावर लिखा जा सकता है 1/2 अपॉन 2 की बात करें तो 2 के पावर भी लिखा जा सकता है 1/2 इंटू ई की बात करें तो ई के पावर भी लिखा जा सकता है 1/2 इंटू ये हो गया डी अपॉन h³ तो ऑलरेडी है इज इक्वल टू, इसे ज्यों का त्यों रहने दिया जाए अगर तो ये हो जाएगा 4 2 के पावर की बात करें अगर तो ये हो जाएगा v इंटू 4 यहाँ 2 के पावर 1 यहाँ 2 के पावर 1/2, ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर पावर था 1 नीचे से ऊपर आएगा, ये हो गया -1/2, तो 1 में से 1/2 घट गया, ये बचेगा 1/2, तो ये 2 टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं या अंडर रूट लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इंटू m की बात करें m
तो m का पावर यहाँ 1, यहाँ 1/2, तो 1 + 1/2, अगर इसे सम करें एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 3/2। तो m टू दी पावर ये हो गया 3/2 इंटू e के पावर है 1 अपॉन में e के पावर है 1/2, ये ऊपर आएगा तो ये हो गया 1 - 1/2, तो e के पावर भी बचा 1/2। तो 2 के पावर 1/2 ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, बचा है यहाँ से डी और अपॉन में पूरे के होल अपॉन में बच गया h³। इसे फिर से रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4π और 2 टू दी पावर है 1/2, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, v × 4π 2 टू दी पावर 1/2 मतलब √2 इंटू m टू दी पावर 3/2 इंटू e टू दी पावर 1/2 de अपॉन h³। इसे एक बार फिर अगर रीअरेंज करें, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिख लें, ये हो गया 4√2πv 4√2πv इंटू m टू दी पावर यहाँ से 3/2 इंटू e टू दी पावर 1/2 इंटू de अपॉन लिखा जा सकता है h³। तो सिंगल पार्टिकल्स के लिए जो एक्सेसिबल स्टेट्स होंगे वो नंबर ऑफ फेज सेल्स के इक्वल होंगे, जो कि फेज स्पेस में है, तो वही होंगे एक्सेसिबल स्टेट्स सिंगल पार्टिकल के लिए। तो इसी वैल्यू को कहा जा सकता है एक्सेसिबल स्टेट। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट एनर्जी रेंज ई से लेके ई टू ई प्लस डी ई भी यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2πv इंटू m टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर 1/2 इंटू de अपॉन h³। मतलब जो नंबर ऑफ फेज सेल होंगे वही एक्सेसिबल स्टेट्स होंगे और उन्हें कहा जाएगा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो इस बात को लिख दें अगर, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनल मिल चुका है। लिखें अगर कुछ लिख सकते हैं, 1-2 लाइन लिखें, फॉर अ सिंगल पार्टिकल एक्सेसिबल स्टेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेल इन फेज स्पेस। तो इस बात को लिख दें, तो फॉर अ सिंगल पार्टिकल नंबर ऑफ, या फॉर अ सिंगल पार्टिकल पहले तो लिखें एक्सेसिबल स्टेट्स, एक्सेसिबल और नॉन एक्सेसिबल स्टेट्स भी पढ़ चुके हैं। एक्सेसिबल स्टेट्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस, और उसकी वैल्यू है कितना, और उसकी वैल्यू यही है 4√2πv m टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर 1/2 de/h³। अब बात करें अगर माइक्रो स्टेट्स की, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कहाँ, इन फेज स्पेस। तो लिख दें, सो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन फेज स्पेस, और जिसकी एनर्जी क्या है, हैविंग एनर्जी E प्लस de। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को लिख सकते हैं, ओम लिखे ही है, उस इक्वल टू ओम, और एनर्जी के लिए तो इसे लिखा जा सकता है सफिक्स ई, ओम ई इज इक्वल टू हो गया यही वैल्यू 4√2πv इंटू m टू दी पावर 3/2 इंटू e टू दी पावर 1/2 de/h³।
तो ये हो गया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेट कर लिए बिटवीन एनर्जी रेंज E टू E+D। इसके बाद मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।